क्या आप जानते हैं कि जब आधी रात को हाईवे का सन्नाटा आपकी ट्रक की हेडलाइट से टकराता है तो वहां सिर्फ हवा नहीं होती। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां जीपीएस काम करना बंद कर देता है और रूहें रास्ता दिखाने लगती हैं। आज की कहानी बिहार के आदापुर से गुजरात के उन सुनसान रास्तों की है जहां मौत पहियों के साथ दौड़ती है। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और हेडफोन लगा लीजिए, क्योंकि आज की रात सनोज और गोलू के साथ जो हुआ वो सुनकर शायद आप अगली बार रात में गाड़ी चलाने की हिम्मत न करें। खूनी हाईवे, आदापुर से गुजरात का खौफनाक सफर। बिहार का आदापुर इलाका। रात के 2 बज रहे थे। चारों तरफ कोहरा ऐसा कि हाथ को हाथ न सूझे। 12 टायरा ट्रक खड़ा था जिसमें अर्जेंट माल लदा था। इस माल को 3 दिन के भीतर गुजरात पहुंचना था। ट्रक के स्टीयरिंग पर बैठा था सनोज, जिसकी आंखों में नींद की एक बूंद भी नहीं थी, क्योंकि उस पर समय से माल पहुंचाने का भारी दबाव था। बगल वाली सीट पर उसका चेला खलासी गोलू खैनी मल रहा था। उस्ताद, मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा। आदापुर का ये पिछला रास्ता वैसे भी बदनाम है, गोलू ने खिड़की के बाहर थूकते हुए कहा। सनोज ने इंजन स्टार्ट किया और गियर बदलते हुए बोला, डर मत गोलू, जब तक ये स्टीयरिंग मेरे हाथ में है कोई भूत पलीत हमारा रास्ता नहीं रोक सकता। हमें कल रात तक यूपी बॉर्डर पार करना है। सन्नाटे की आहट। ट्रक अपनी रफ्तार पकड़ चुका था। करीब 2 घंटे के सफर के बाद वे एक ऐसे जंगल वाले रास्ते पर पहुंचे जहां सड़क अचानक संकरी हो गई। अचानक ट्रक के केबिन के अंदर का तापमान गिर गया। इतनी ठंड कि गोलू के दांत किटकिटाने लगे। तभी सनोज को शीशे में कुछ दिखा। पीछे की बॉडी पर कोई बैठा था। सनोज ने खिड़की से बाहर झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा शायद मन का वहम है, लेकिन तभी छत पर किसी के चलने की आवाज आई। धप धप धप। गोलू थरथर कांपने लगा। उस्ताद, ऊपर कोई है, सनोज ने चिल्लाकर कहा। चुप रह, हवा होगी। उसने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी। सुई 80, 90, 100 तक पहुंच गई, लेकिन वो आवाज बंद नहीं हुई। अचानक सामने सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी दिखी। उसने सफेद साड़ी पहनी थी, लेकिन उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ काला गड्ढा। सनोज ने जोर से ब्रेक मारा। ची ई ई। ट्रक एक झटके के साथ रुका। सनोज और गोलू का सिर डैशबोर्ड से टकराते टकराते बचा। रूहानी मुसाफिर, बाहर देख गोलू, सनोज ने कांपती आवाज में कहा। हेडलाइट की रोशनी में वहां कोई नहीं था। गोलू ने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोलकर नीचे उतरा। उस्ताद, यहां तो कोई नहीं है। जैसे ही गोलू ट्रक के पीछे गया, उसकी चीख निकल गई। ट्रक की बॉडी पर बंधा रस्सा कटा हुआ था और माल के ऊपर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसकी आंखें अंगारे की तरह लाल थीं। वो अपनी गर्दन को 360 डिग्री घुमाकर गोलू की तरफ देख रहा था। गोलू भागकर केबिन में घुसा। उस्ताद, गाड़ी भगाओ, वो इंसान नहीं है। सनोज ने चाबी घुमाई, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। खेड़ 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 तारांकन इंजन बस आवाज कर रहा था। तभी ड्राइवर की तरफ वाली खिड़की पर किसी ने दस्तक दी। खट खट खट। सनोज ने धीरे से शीशा नीचे किया। वही बूढ़ा वहां खड़ा था। उसकी खाल लटकी हुई थी और शरीर से सड़ी हुई लाश जैसी बदबू आ रही थी। उसने एक खौफनाक मुस्कान के साथ कहा, बेटा, गुजरात जाओगे? मुझे भी लेते चलो। मेरा घर वहीं है, श्मशान के पीछे। मौत के साथ रेस। सनोज ने भगवान का नाम लिया और पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया। इस बार ट्रक दहाड़ते हुए स्टार्ट हो गया। उसने ट्रक को सीधे उस साये की तरफ मोड़ दिया, लेकिन वो साया हवा में गायब हो गया। अगले 50 किलोमीटर तक सनोज ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सुबह के 4 बज रहे थे। वे एक ढाबे पर रुके। सनोज और गोलू दोनों के चेहरे सफेद पड़ चुके थे। ढाबे वाले ने चाय देते हुए पूछा, कहां से आ रहे हो बाबू? सनोज ने कहा, आदापुर वाले शॉर्टकट से। ढाबे वाला चौंक गया। उसने बताया, साहब, आप किस्मत वाले हो कि बच गए। आज से ठीक 10 साल पहले इसी तारीख को एक ट्रक वहां पलटा था। उसका ड्राइवर और खलासी जलकर मर गए थे। वे दोनों गुजरात ही जा रहे थे। तब से आज तक जो भी वहां से रात में गुजरता है वो या तो रास्ता भटक जाता है या फिर ट्रक के साथ खाई में मिलता है। आखिरी खौफ। सनोज और गोलू ने चाय पी और जल्दी से वहां से निकलने का फैसला किया। जैसे ही वे ट्रक के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि ट्रक के धूल भरे शीशे पर खून से कुछ लिखा था। जब सनोज ने करीब जाकर पढ़ा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। शीशे पर लिखा था, शुक्रिया उस्ताद, मैं केबिन के नीचे ही बैठा हूं, गुजरात तक साथ चलेंगे। तभी ट्रक के नीचे से एक डरावनी हंसी गूंजी। सनोज और गोलू ने मुड़कर देखा। ट्रक के टायर के पास वही सफेद साड़ी वाली औरत और वो बूढ़ा साया खड़े उन्हें देख रहे थे।
सनोज ने तुरंत ट्रक छोड़ा और गोलू को लेकर पास के मंदिर की ओर भागा। वो अर्जेंट माल कभी गुजरात नहीं पहुंचा। आज भी उस हाईवे पर लोग कहते हैं कि एक लवारिस ट्रक खड़ा रहता है जिसके अंदर से आज भी इंजन स्टार्ट होने की और किसी के रोने की आवाजें आती हैं। देखते हैं कि सनोज और गोलू उस श्रापित ट्रक को वापस लेने के लिए क्या जोखिम उठाते हैं। खूनी हाईवे भाग 2, मौत का बुलावा। सनोज और गोलू ने अपनी जान तो बचा ली थी, लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। जिस कंपनी का माल ट्रक में लदा था, उसका मालिक सेठ धनीराम एक बेरहम आदमी था। उसने साफ कह दिया था, या तो ट्रक गुजरात पहुंचेगा या तुम दोनों की लाशें। पुलिस और मोहल्ले के लोग उस रास्ते पर जाने से कतरा रहे थे। हार मानकर सनोज ने अपने गांव के एक तांत्रिक रहमत चाचा को साथ लिया। रहमत चाचा ने अपने गले में काली माला और हाथ में एक पुरानी लोहे की छड़ी ले रखी थी। वापसी का सफर। तीनों एक पुरानी जीप में सवार होकर उसी जगह पहुंचे जहां ट्रक लावारिस खड़ा था। दोपहर का समय था, लेकिन उस जगह पर अजीब सा अंधेरा छाया था। जैसे जैसे वे ट्रक के करीब पहुंचे, हवा में सड़ने की बदबू तेज होती गई। ट्रक वहीं खड़ा था, ठीक उसी मोड़ पर। खिड़की के शीशे पर लिखा वो खौफनाक संदेश, मैं केबिन के नीचे ही बैठा हूं, अब भी खून की तरह लाल चमक रहा था। रहमत चाचा ने चिल्लाकर कहा, सनोज, गाड़ी से मत उतरना, घेरा मत तोड़ना। चाचा ने ट्रक के चारों ओर गंगाजल और कुछ राख छिड़की। अचानक ट्रक का हॉर्न अपने आप बजने लगा, पों पों पों। सन्नाटे को चीरती वो आवाज ऐसी थी जैसे कोई दर्द में चिल्ला रहा हो। केबिन का रहस्य। सनोज ने हिम्मत जुटाई और ट्रक का दरवाजा खोला। जैसे ही वो ड्राइवर की सीट पर बैठा, उसे महसूस हुआ कि सीट गीली है। उसने नीचे देखा तो पूरी फर्श पर ताज़ा खून फैला हुआ था, जो पैडल की तरफ से आ रहा था। तभी पीछे की स्लीपर बर्थ, जहां ड्राइवर सोता है, का पर्दा धीरे से हिला। गोलू बाहर खड़ा ये सब देख रहा था। अचानक गोलू चिल्लाया, उस्ताद, पीछे देखो। सनोज ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी चीख गले में ही फंस गई। स्लीपर बर्थ पर कोई लेटा नहीं था, बल्कि सीट के अंदर से 2 हाथ बाहर निकल रहे थे जो सनोज की गर्दन की तरफ बढ़ रहे थे। उन हाथों के नाखून काले और नुकीले थे। रूहानी जंग। रहमत चाचा ने अपनी छड़ी जमीन पर पटकी और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगे। छोड़ इसे, ये तेरा शिकार नहीं है। अचानक ट्रक जोर जोर से हिलने लगा, जैसे कोई उसे पलट देना चाहता हो। टायर जमीन छोड़ने लगे। गोलू ने देखा कि ट्रक के नीचे से वही बूढ़ा आदमी रेंगते हुए बाहर निकला, लेकिन अब उसका शरीर 10 फीट लंबा हो गया था। उसकी आंखें गोलू को घूर रही थीं। उस साई ने दहाड़ते हुए कहा, ये माल मेरा है, ये ट्रक मेरा है, जो इसमें बैठेगा वो मेरा बनेगा। रहमत चाचा ने अपनी थैली से एक पुरानी अभिमंत्रित कील निकाली और सनोज की तरफ फेंकी। सनोज, इस कील को स्टीयरिंग के बीच में ठोंक दे, जल्दी। सनोज ने कांपते हाथों से कील उठाई। साया अब सनोज का गला लगभग दबा चुका था। सनोज की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसने आखिरी ताकत जुटाई और कील को स्टीयरिंग के ठीक बीच में ठोक दिया। आखिरी चीख। एक कान फाड़ देने वाली चीख गूंजी और पूरे ट्रक में जैसे बिजली दौड़ गई। वो साया धुएं में बदल गया और केबिन के अंदर फैला खून भाप बनकर उड़ने लगा। सब कुछ शांत हो गया। पक्षियों के चहकने की आवाज आने लगी और जंगल का वो भारीपन खत्म हो गया। रहमत चाचा ने लंबी सांस ली और कहा, ये रूह शांत नहीं हुई है, बस इस कील की शक्ति से बंधी है। जब तक ये कील यहां है, तुम सुरक्षित हो। लेकिन याद रखना सनोज, गुजरात पहुंचने से पहले रुकना मत और पीछे मुड़कर मत देखना। गुजरात की दहलीज पर सनोज और गोलू ने ट्रक स्टार्ट किया। इस बार इंजन की आवाज बिल्कुल साफ थी। वे बिना रुके, बिना सोए अगले 20 घंटे तक गाड़ी चलाते रहे। जब वे गुजरात के गोदाम पर पहुंचे और माल उतारने के लिए पीछे का दरवाजा खोला, तो वहां काम करने वाले मजदूर पीछे हट गए। ट्रक के अंदर माल तो सुरक्षित था, लेकिन हर एक पेटी पर मिट्टी के हाथों के निशान बने थे, जैसे कोई रात भर उन पेटियों की गिनती कर रहा हो। सनोज ने ट्रक खड़ा किया और हमेशा के लिए ड्राइवरी छोड़ दी। आज भी वो कील उस ट्रक के स्टीयरिंग में लगी है। लोग कहते हैं कि वो ट्रक आज भी चलता है, लेकिन सनोज और गोलू आज भी रात के अंधेरे में सड़क पर निकलने से डरते हैं।